अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। बांग्लादेश में इनकलाब से पहले तक लोग शायद सोच भी नहीं सकते कि 15.5 बरस इक़्तिदार में रहने वाली वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को इस तरह मुल्क से भागना पड़ेगा। वो वज़ीर आज़म जिनके बारे में कहा जाता था वो खातून आहन है, फुलादी खातून। बुरहान में ये खातून आहन अवामी गैज़ व ग़ज़ब का मुकाबला नहीं कर सकी। बांग्लादेश के नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पेरिस से ढाका पहुंचकर अबूरी हुकूमत संभाल लिया। इनकलाबियों के मुतालबे पर उन्हें अबूरी हुकूमत का सरबराह बना दिया गया। अपोजिशन लीडर खालिदा जिया समेत अपोजिशन तमाम रहनुमाओं को जेलों से रिहा कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस ने अपनी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद भी दिया। पाकिस्तान तोड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फाशिस्ट जालिम कातिल बेटी हसीना वाजिद से आज़ादी की मुबारकबाद। बांग्लादेश ने एक आज़ादी 1970 में हासिल की थी और असल आज़ादी 2014 में हासिल की, जो असल आज़ादी है। ये तहरीक कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुई थी, जो आज़ादी की तहरीक बन गई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हाउस में शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना की फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए इंडिया रवाना हो गई। जब वो जा रही थीं उन्हें अलविदा कहने के लिए कोई प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, बल्कि अफरा तफरी का आलम था। उन्हें रवाना करने वाले खौफजदा थे, ज़रा सी भी देर हुई तो मुश्तइल हजूम उनको जान से मार सकते हैं। चंद मिनट पहले तक वो मुश्तइल मुजाहिरीन के खून की प्यासी थी, लेकिन फौज की तरफ से अवाम पर गोली चलाने से इनकार ने सूरत हाल ही बदल दी। उनका हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो रहा था, आवाम डंडे उठाए वज़ीर आज़म हाउस के अंदर दाखिल हो रहे थे। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर ले गया। ये मंजर कुछ अरसे पहले 9 मई को लाहौर के कोर कमांडर हाउस में देखा गया था। लग रहा था 9 मई की कहानी ढाका में दोहराई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों कहानियों का राइटर कोई एक हो। वक्त गुजरने के बाद कुछ चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। बांग्लादेश में कोटा मुखालिफ तहरीक के मुजाहिरीन और अवामी लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के दरमियान झड़पों में सिर्फ एक दिन इतवार को 100 से ज्यादा लोग हलाक हुए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे, जबकि इससे पहले मुख्तलिफ वाक़यात में 350 से ज़ायद अफराद मारे गए। 5 अगस्त की दोपहर अवामी लीग के कुछ सीनियर रहनुमाओं और मुशीरों ने शेख हसीना को बताया कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ये बात मानने को तैयार न थी। उनका ख्याल था कि हालात को ताकत के जरिए काबू में लाया जा सकता है। पहले भी उन्होंने कई दफ़ा ऐसा किया। शेख हसीना वाजिद ने मुस्तफ़ी होने से साफ इनकार कर दिया। उनकी बहन और बेटे ने बताया कि सूरत कंट्रोल से बाहर है और हमारी जानें खतरे में है। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुकाम ने उन्हें वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब सूरत को संभाला नहीं जा सकता। ये वो वक्त था जब उन्हें गहरा धचका लगा। अब मसला यह था कि वो किस मुल्क में जाएं। शेख हसीना की पहली मोहब्बत भारत था। मोदी हुकूमत से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने भारत जाने का फैसला किया। शेख हसीना पीर की सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह से फौजी हेलीकॉप्टर पर रवाना है। उस वक्त उनकी मंजिल इंडिया की रियासत त्रिपुरा में अगरतला थी। वहां उतरने के बाद शेख हसीना और शेख रेहाना को इंडियन फ़िज़ाइया के खुसूसी तैयारे से दिल्ली पहुंचा दिया गया। ढाका से भागने से पहले शेख हसीना दोनों ऑप्शन खुले रखना चाहते थे। उनका ख्याल था अगर लॉन्ग मार्च टू ढाका प्रोग्राम को ताकत से रोका जा सकता है तो वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी। ताहम इस कोशिश के नाकाम होने की सूरत में मुल्क छोड़ने की भी तैयारी की गई। हसीना वाजिद ने ताकत के जरिए आखिरी दम तक इक़्तिदार में रहने की कोशिश जारी रखी, लेकिन फौज ने कह दिया कि वो मज़ीद जानी नुकसान नहीं चाहती। इतवार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आम लोग और मुजाहिरीन फौज के सिपाहियों और अफसरान के साथ घुलते मिलते दिखाई दिए। और बज़ाहिर इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फौज के आला अफसरान ने महसूस किया कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। मुकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक शेख हसीना 6 अगस्त की सुबह पुलिस और तीनों अफवाज के सरबराहान को तलब किया, उनसे मुलाकात की। शेख हसीना इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस सूरत हाल को संभालने में कामयाब क्यों नहीं हुई। शेख हसीना वाजिद चाहती थी कि फौज अवाम पर टैंक चढ़ा दे, शहरियों का कत्ल आम करे। इस मुलाकात में पुलिस के सरबराह ने वज़ीर आज़म को बताया कि हालात इतने ख़राब हैं, पुलिस ज़्यादा देर तक इस पोजीशन को बरकरार नहीं रख सकेगी।
आवाम को कंट्रोल करना नाकाम हो मुमकिन नहीं है पुलिस के लिए। ये वो वक्त था जब लाखों मुजाहिरीन ढाका और दीगर इलाकों में सड़कों पर जमा हो चुके थे। फौज ने शेख हसीना को मुतल्ला कर दिया था कि लोगों को ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता और वो वज़ीर आज़म हाउस का रुख करेंगे और इस सूरत में शेख हसीना की जान को भी ख़तरा हो सकता है। पुलिस और फौज के सरबराह ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना से भी बातचीत की ताकि वो अपनी बहन को ओहदा छोड़ने पर आमादा कर सकें। इधर पीर की सुबह से ही कानून भंग की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर पुलिस और फौज ने घेरा डाला हुआ था। आला फौजी हुकाम के मुताबिक ये इंतजाम इसलिए किया गया था ताकि शेख हसीना को हवाई अड्डे तक बाहिफाजत पहुंचाया जा सके। दूसरी जानिब सुबह 9 बजे के करीब मुल्क में तकरीबन 1.5 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा मुकम्मल तौर पर। यह इंतजाम भी बज़ाहिर इसलिए किया गया था कि शेख हसीना के हरकत से मुतालिक कोई खबर सोशल मीडिया पर ना फैले कि वो क्या कर रही है। शेख हसीना के हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन फाल कर दिया गया था। बांग्लादेशी हुकाम का कहना था कि इंडिया से पहले शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बारे में राब्ता कर लिया गया था और इंडिया की तरफ से बताया गया कि अगर वो बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के जरिए अगरतला पहुंच सकती हैं तो वहां से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जुए ने बताया कि उनकी वालदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहल खाना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्रमंद थी, इसलिए घर वालों ने इसरार किया कि उन्हें किसी महफूज पनाहगाह पे जाना चाहिए। शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़कर इंडिया चली गई। उन्हें दिल्ली के करीब हिंदन एयरबेस से दिल्ली के मुज़ाफ़ात गाज़ियाबाद में नीम फौजी गेस्ट हाउस में रखा गया है। शेख हसीना वाजिद भारत नवाज थी। वो अपनी हुकूमत के खात्मे से कुछ दिन पहले चीन का सरकारी दौरा अधूरा छोड़कर भारत चली गई थी। उनका झुकाव भारत की तरफ था। बांग्लादेश में चीन और भारत दोनों के मुफादात हैं, जबकि हर मामले में पाकिस्तान का जिक्र भी जरूर आता है, इस मामले में भी आ रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हसीना वाजिद से खुफिया मुलाकात भी की है। भारत को डर है कि बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत ना आए जो चीन और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की अगली मंजिल कहाँ है, ये ताहाल वाज़ेह नहीं। पहले ये अफवाह थी को इंडिया से लंदन जा रही है, लेकिन अभी तक सूरत गैर वाज़ेह है। ये भी रिपोर्ट है कि अमेरिका और बरतानिया ने उनका वीज़ा मनसूख कर दिया। शाह ईरान की तरह दुनिया उनके लिए तंग हो गई है। उन्हें ना अपने मुल्क में जगह मिल रही है और ना अमेरिका बरतानिया पनाह देने के लिए तैयार है। हसीना वाजिद के फरार होने के बाद बांग्लादेश की फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गई हैं। साबिक हुकूमत के वफादारों को फौज से निकाला जा रहा है। 6 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मेजर जनरल जियाउल हसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। मेजर जनरल जियाउल हसन बांग्लादेशी इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर NTMC के डायरेक्टर जनरल थे और ये एजेंसी वजारत दाखिला के उनके मातहत है। इसके ज़िम्मे मुल्की सूरत हाल पर नज़र रखना, आदाद शुमार जमा करना और कम्युनिकेशन मवाद की जो रिकॉर्डिंग है वो शामिल था। वरना एहतजाजी तहरीक के रहनुमाओं की धमकी के बाद सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 5 अगस्त को ही पार्लियामेंट तहलील कर दी थी। तलबा ने बांग्लादेशी सदर से मुतालबा किया था कि वो 3 बजे तक पार्लियामेंट को तहलील कर दे, ख़त्म कर दे और उनके दिए नामों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत बनाई जाए, वरना वो सख्त इक़दाम उठाएंगे। जिसके बाद सदर ने असम्बली तोड़ दी। एहतजाजी तलबा ने अबूरी हुकूमत के लिए नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस का नाम दिया था। बांग्लादेशी सदर के अहकामात के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा जिया को भी कैद से रिहा कर दिया गया, जो माजी में पाकिस्तान की दोस्त रही। ये एहतजाजी तहरीक बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वाले के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% कोटा दिए जाने के खिलाफ शुरू हुई थी। ये करप्शन थी। जुलाई में कई रोज तक मुजाहरे हुए थे, जिनमें 200 अफराद हलाक हुए, मारे गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। मगर तलबा ने अपने साथियों को इंसाफ ना मिलने तक एहतजाज जारी रखने और सिविल नाफरमानी की काल दे दी थी। इस तहरीक को शुरू करने वालों के वहम व गुमान में भी न था कि उनकी ये तहरीक हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे का सबब बन जाएगी। एक हैरत अंगेज बात यह है कि इन मुजाहिरों की क़यादत करने वाले तालिब इल्म रहनुमा नाबिद इस्लाम की उम्र सिर्फ 26 साल है।
नाबिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का तालिब इल्म है। वो इंसानी हुकूक के कारकुन के तौर पर काम करने की वजह से भी मशहूर है। नाबिद इस्लाम ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, जिस पर उन्हें सड़कों पर तैनात दहशतगर्द करार दिया गया। 19 जुलाई 2024 को नाबिद इस्लाम को सब्ज बाग में एक घर से सादा कपड़ों में मलबूस कम अज कम 25 अफराद ने अगवा किया था। तालिब इल्म रहनुमा की आंखों पर पट्टी बांधकर इससे एहतजाज में मुलविस साथियों के बारे में पूछगछ की गई थी और उसे हथकड़ियां लगाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। शेख हसीना के एक लफ्ज ने उन्हें तख्त से बेतख्त कर दिया। 14 जुलाई को साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना इसने इश्तियाल अंगेज तकरीर में मुजाहिरीन को रज़ाकार कहा था। इस लफ्ज़ को बांग्लादेश में गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाता है और ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ताउन किया था। 50 साल पहले शेख मुजीब ने एक जमाती हुकूमत कायम की, बेटी ने वही गलती दोहराई। शेख हसीना वाजिद ने जिन्हें रज़ाकार और पाकिस्तान का एजेंट होने का ताना दिया, उन रज़ाकारों ने शेख हसीना वाजिद की मजबूत कुर्सी को एक ठोकर में गिरा दिया। नौजवानों का खून रंग ले आया और बांग्लादेश में इनकलाब आ गया। अवाम का मुतालबा है कि हसीना वाजिद उनके वज़रा के खिलाफ 400 से ज़्यादा अफराद के कत्ल का मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।